आप जैसी शख्सियत जो है सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज़ादी की अमृत गाथा को 150 तक आपने सुना कि हम लोग ले जाएंगे, हर रविवार 1.5 से 2 घंटा हम लोग दे रहे हैं, यानी आरजेएस फैमिली पॉजिटिव स्पीकर। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहेंगे, टेक्निकल टीम से आप बीच में जब तक चंद्रमोहन जी को हम बुलाएं तब तक आप वो बैनर दिखाइए जो सड़कों पे सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। तो ये जन जन तक करने की हम लोगों की जो लालसा है, भारत सकारात्मक हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, भारत सकारात्मक हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो। और जो लोग कहते हैं योगेश सरीन जैसे अपने जीवन में भी उसको उतारें, अपने जीवन को भी उसमें समर्पित करें, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो डॉक्टर चंद्रमोहन जी लिटरेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो आप आए सर, इसके लिए बहुत ही आभार है। और भारत कल, आज और कल, आपकी क्या दृष्टि है? मनु साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा, इतने महानुभाव का को सुनने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं ठीक नहीं था, कुछ गड़बड़ थी शरीर में, लेकिन खन्ना साहब ने जैसे कहा कि चंद्रमोहन जी आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ, तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने 2 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। सर, मैं प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के था, और मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ पॉजिटिविटी के ऊपर, जिसका अनुमान है, जिसका टाइटल है ह्यूमन एंड स्पिरिचुअल स्पिरिट कॉलर ग्राउंड्स ऑफ पॉजिटिविटी। मैं ये देखता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें बताई, बाकी उन्होंने बताई, लेकिन अगर मनुष्य में स्पिरिट नहीं है और वो ऐसे निढाल सा पड़ा हुआ है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण गांधी जी का है, और काल में तो बीत चुका काल, उसमें गांधी जी ने कहा कि मेरे क्या राइट है कि मैं पूरे वस्त्र पहनूं, इतनी बड़ी पगड़ पहनूं, क्योंकि मेरे तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने झट से 3 कपड़ों में रहना शुरू किया और स्पिरिट के साथ देश की सेवा की, और अपने परिवार से छूट के दूसरी जगह चले गए। लेकिन दिस इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ पॉजिटिविटी। उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रही है, बहुत ही सत्यानाश हो रहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमारे सामने पॉजिटिविटी के लक्षण हैं, सारा कुछ है। और मैं लास्ट में एक ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि मेरी पुस्तक में वो आ रहा है कि एक बार पिक्चर की शूटिंग में हमारे सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ प्रिय अदाकार अमिताभ बच्चन जी शूटिंग में बैठे थे, और गर्मी बहुत थी, फिर भी उन्होंने गर्म कोट पहना हुआ था, मफलर पहना हुआ था, और उसके बाद वो एकदम अनुपम खेर वहाँ थे। तो अमिताभ जी के पास गए, कहने लगे, अमिताभ, आप मई का महीना है, आपने गर्म कोट पहना हुआ है, मफलर सिर बांधा हुआ है, तो क्या आपको गर्मी नहीं लगती? तो अमिताभ ने कहा, देखा, तूने अब मुझे इस बारे में याद करवाया तो लगने लगी है, वैसे नहीं लग रही थी। तो पॉइंट विच आई एम मेकिंग हियर इज दैट स्पिरिट इज इन ऑल ऑफ अस। Spirit is the cardinal of all the feelings. Spirit comes from abroad, from God. Spirit comes from us. And if the Spirit remains with us, right from the beginning to the end, from independence to the other world, then we are leading towards positivity. If Spirit is gone,
then positivity is also gone. Then we can't recall that thing. मैंने ये लाया था अपने बोलने के लिए, लेकिन 2 मिनट में मैंने सारांश आपको बता दिया कि स्पिरिट इज द गॉस्पल, इज द ग्राउंड और ऑफ आवर लिविंग, एंड आल्सो इट परटेन्स सो मेनी थिंग्स टू अस। ठीक है, अभी पिछले हफ्ते में कल आपने इन्होंने बताया होगा ये वाला, ये इस कार्यक्रम को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने सपोर्ट किया था। हाँ, ये लाइट अप द वर्ल्ड विथ योर वैल्यूज, ये गांधीयन वैल्यूज पर था, लेकिन ये यूनिवर्सल वैल्यूज, यूनिवर्सल गांधी जी का वैल्यूज जो है यूनिवर्सल वैल्यू है। और ये वेबिनार के दर्शकों को भी आपने देखा भी होगा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पे, आप सबों की बाइट लगी हुई है। ये गांधी नेशनल म्यूजियम में ये कार्यक्रम हुआ था। थैंक थैंक यू सर, आई एम ग्रेटफुल टू केयरफुली। हाँ, यहाँ पे होम डिपार्टमेंट का इशारा हो रहा है, 1 मिनट सुनिए, सुन ही लेते हैं, यही बता दीजिए। मन्ना जी मुझे दे माइक थोड़ी देर के लिए, आप करते हैं। जब तक आप बात करें उतनी देर ही बोलूँगा। मेरा सरनेम सरीन है, तो सरीन किसे कहते हैं, पंजाब में एक दोबा एरिया है, वहाँ पे जो हिंदू थे आज से 300 साल पहले वो कुछ ऐसे हिंदू थे जो शरीयत में भी विश्वास रखते थे, तो इतना कॉस्मोपॉलिटन था, तो उनको आसपास के लोग सरीन बोलने लग गए। फैक्ट ये है कि मैं सरीन होके जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ और बैठता हूँ बंगला साहब में ही जाके। तो रिलीजन रियली डजंट मैटर, मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, सो इट डजंट मैटर रियली। मेरे नाम में हिंदू और मुस्लिम बसते हैं, मैं अपना प्रे करता हूँ जाके गुरुद्वारे में, और मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, इट डजंट रियली मैटर। आप जब तक अपना दिल साफ रखें। और मैं तो लोकनायक अस्पताल में काम करता था, दिल्ली 6 के लोग आते थे, वो सलीम की जगह सलीम बोलते थे, सारी जिंदगी मुझे सलीम बोलते रहे, मैंने कभी माइंड नहीं किया। और यकीन मानिए कि ईद वाले दिन बहुत ईदी आती थी मेरे घर पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सोबर नेचर के लिए, कि घर की बात भी आप सार्वजनिक कर दे रहे हैं। दरअसल क्या है, यही है पॉजिटिविटी। और आपकी अनुमति हो तो सर आपको लोगों के लिए थोड़ी सी जलपान की व्यवस्था आरजेएस फैमिली ने किसी तरह से की है, तो आप अगर स्वीकार करें तो बड़ी खुशी होगी। हालात से इतना जलपान हो गया। हाँ जी, देखिए इतने बड़े डॉक्टर किस तरह से बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर ही आप जाएंगे। आपको गिफ्ट में हम लोग पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, और नहीं भी लेंगे तो दोबारा हम कार्यक्रम करेंगे, आपके घर पे आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे। और अभी वेबिनार देखेंगे आप तो सड़क के किनारे, सड़क के ऊपर बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं, सड़क के ऊपर सकारात्मक, क्योंकि ये जन जन तक पहुंचाना है और पहुंच के रहेगा, क्योंकि सभी आत्माओं का आशीर्वाद है। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, यूट्यूब पर अपलोड है। अब मैं किन्हें बुलाऊं, किन्हें छोड़ दूं, लेकिन एक घोषणा करता हूं कि राजीव खोसला जी आरजेएस फैमिली के वेबिनार में जुड़ते हैं, आरजेएस के कार्यक्रम में भी आए हुए हैं और बहुत ही देशभक्त हैं, कार्यक्रम करते हैं। और सुरेंद्र पुष्करणा जी आपके साथ आए हैं, आप सभी का बहुत हार्दिक आभार है। आप लोग थोड़ा सा समय दें तो वोट ऑफ थैंक्स से पहले मैं 2 लोगों को बुला लेता हूं, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक गुरु दीदेवार जी अगर न बोलें तो आरजेएस फैमिली नाराज हो जाएगी, क्योंकि इनका पताका जो है पूरे आरजेएस फैमिली में फहर रहा है। लोग ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी तो बस शिकायत करेंगे कि आपने हमारे आध्यात्मिक गुरु को नहीं बुलवाया। सर आप आइएगा। और उसके बाद हम चाहेंगे अभय सिन्हा जी और अरविंद कुमार सिंह जी आ चुके हैं, राज्यसभा टीवी के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हेड रहे, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मीडिया एडवाइजर अरविंद कुमार सिंह जी, जाने माने पत्रकार और स्वर्गीय अरुण जी के सहयोगी रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। डायस पर बैठे मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, और आरजेएस परिवार के मैं भी सदस्य हूं, हम सब सदस्य हैं।
हम आपस में एक दूसरे के आभारी और स्वागत करते हैं। कल, आज और कल, वैसे तो डॉक्टर साहब ने कहा है सर ना बोलो, इंग्लिश की बात ना करो, पर इंग्लिश में कल को, पास्ट, वर्तमान को, आज को, प्रेजेंट और आने वाले कल को फ्यूचर कहते हैं। मगर हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमें जब कोई प्रेजेंट देता है हमें अच्छा लगता है, और हम अगर किसी को प्रेजेंट देते हैं तो देने वाले को भी अच्छा लगता है। मगर हमने आज तक कभी स्वयं को प्रेजेंट दिया है? ये सवाल है। सो मैं निवेदन करता हूं आज इसी पल से हम सब अपने आप को प्रेजेंट दें कि हम सदा प्रेजेंट में रहेंगे। ये प्रेजेंट है, ये पल है। सृष्टि ने रची है, उसका रचयिता एक नियम है। उस नियम के अंदर उसने अनेक जीव रचे हैं। हमने कोई गिनती कर ली है, बाकी जीव को तो इसकी समझ भी नहीं। और उस सब जीवों में एक ही जीव ऐसा है जो अपने मन का विकास कर सकता है और कोई जीव नहीं कर सकता। और जो मन का विकास करता है उसने स्वयं को मानव कहा है। और अपने मन द्वारा, अपनी सूलियत के द्वारा किसी ने उसको अपना एक साधारण से जीवन निकल जाए ईश्वर रच दिया। अपने मन के द्वारा ईश्वर रचा है। हमने अपने आप को मनुष्यतम कहा। किसी एक के मन ने एक ईश्वर रचा, दूसरे के मन ने दूसरा ईश्वर रचा, और अपने रचे हुए ईष्ट को जिसने जो व्यक्त कर सका उसके व्यक्तित्व के साथ कुछ समाज के लोग जुड़ गए तो एक समाज नियम बन गया। उसके व्यक्तित्व में इतना प्रभाव था कि उसकी बात को, उसके रचे हुए ईष्ट को जो उसके मन के द्वारा बना हुआ था, हमने सहमति प्रकट करी। और ये मेरा मन भेद था जो वर्तमान में मत भेद बन गया है। मेरा शरीर का एक अंग कहे कि मैं इसके बगैर नहीं रहता, मेरा हाथ अगर ये कहे कि मैं नहीं करूंगा तो पांव कुछ नहीं कर सकता, हाथ अगर कट जाए शरीर फिर भी रहता है, टांग कट जाए शरीर फिर भी रहता है, मगर सब हम एक दूसरे के सहयोगी हैं तो शरीर काम करता है, सहयोग करता है। और इसी प्रकार कोई अपने आप को अलग समाज से करना चाहे तो वो उसका अस्तित्व खत्म होगा, वो बाकी समाज चलेगा, हमें इसके साथ रहना है। फिर एक दूसरी बात, एक सेकंड, मेरा हाथ अगर कट जाता है तो दूसरा हाथ कभी ये नहीं कहता कि मैं काम नहीं करूंगा, बल्कि अपनी ऊर्जा को उजागर करके उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं। समाज में भी अगर हम ये सहयोग की नीति बनाएंगे तो सकारात्मक भारत बनेगा, सकारात्मक भारत बनेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, छोटे शब्दों में आपने गागर में सागर ही भर दिया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे आध्यात्मिक पुरुष जो हैं, दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक हैं और वहाँ पर कई बैठकें हम लोगों की होती है। घर का संबंध है, घर का संबंध है, संरक्षक है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के। ये एक प्रेरणा पुरुष के रूप में हम लोगों के बीच में है। आर्यस फैमिली बहुत सारी प्रेरणा इनसे लेती है। स्वयं का स्वामी बनो अभियान इनके कहने से हम लोगों ने चलाया था और उसमें महिलाओं का 2 ग्रुप बनाया था। पहले नहीं था, जून 2021 में महिलाओं का 2 ग्रुप बनाकर हम लोगों ने भारत की महिलाओं को, बहनों को जोड़ा, बहनों को, और फिर उसमें अब तो जनरल हो गया है, लेकिन शुरू में महिलाओं का 2 ग्रुप हम लोगों ने बनाया था। अरविंद कुमार सिंह जी को आमंत्रित करेंगे प्लीज सर। आप बहुत बिजी हैं, नेता प्रतिपक्ष, मीडिया एडवाइजर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? मल्लिकार्जुन सब लोग जानते हैं। ओहो, तो आप उनको मीडिया एडवाइजर हैं, लेकिन स्वयं व्यक्तित्व सकारात्मक है। अरविंद कुमार सिंह जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे पत्रकारों का नाम लिया जाता है, लेकिन आपका जब भी नाम आता है बड़े आदर से। और आप सहपाठी किसके रहे हैं? स्वर्गीय अरुण खरे जी के, मतलब सहयोगी रहे हैं, साथ रहे हैं। और आप बताते हैं कि पिताजी की मृत्यु होने के बाद अरुण खरे जी ने इनको फोन किया तो इन्होंने कहा मन बहुत खिन्न है। अरुण खरे जी ने कहा मेरे पास आ जाओ, और वो चले गए। बांदा जो भी है, मतलब ये रिश्ता हम लोगों का एक दूसरे से ऐसे चलते चलते चलते, और नहीं समय रहते हुए भी
थोड़ी देर के लिए आगे। मैंने कहा, रिक्वेस्ट किया फोटो सेशन तो हो जाए सर, ऐसे कार्यक्रम योगेश सरीन जी के साथ, क्योंकि ये दरअसल क्या है आपको नहीं पता होगा। लास्ट में जो लोग बचेंगे वो फोटो सेशन होगा, लास्ट में जो लोग भी टिक जाएंगे वो ग्रुप में लिखा जाएगा कि ये हमारे कोर ग्रुप के आज के मेंबर हैं जो लास्ट तक रहे हैं। समय की सीमा होती है। मैं अभय जी को बुलाता हूँ, फिर अरविंद जी को बुलाऊंगा 2 शब्द के लिए। और अभय जी जाने माने पत्रकार रहे हैं। कल आएगा कल समझेगा तू धैर्य याद होता है, कल आएगा कल समझेगा तू धैर्य याद होता है, जो पुरुषों का अवतरण जगत में बार बार होता है। गांधी, सुभाष और जयप्रकाश को यदि मन में आज उतारूं यह तत्प्रमाणित होता है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया, हमारे तीरन निचारिया साहब ने आमंत्रित किया था, कहा ये कार्यक्रम है, इसमें चलना है, और उन्होंने कई पत्रकारों को बुलाया था। मैं भी एक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ रहा हूँ, जय प्रभा पत्रिका निकालता हूँ और कई सालों से निकाल रहा हूँ। और पिछले 22 सालों से संपूर्ण क्रांति अभियान और लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय जन विकास केंद्र की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, अरविंद जी को पता है। और पिछले 5 सालों से हम सामाजिक, साहित्य, कला, संस्कृति, चिकित्सा, खेल इत्यादि 15 क्षेत्रों में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड कला संस्कृति के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता रहा है 5 सालों से। और ये 22 सालों से कार्यक्रम हो रहा है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्र कुमार गुजराल से लेकर हमें ये गर्व है और बहुत ये है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों को पूरे देश में फैलाने के लिए हमारी संस्था सक्रिय है। और मुझे आकर बहुत खुशी हुई कि आरजेएस के माध्यम से मैं जब आज यहाँ आया, मैंने देखा कि कितने सारे लोग यहाँ जितने मंच पर बैठे हुए सारे अपने आप में एक हस्ती हैं और एक हस्ताक्षर समाज के। तो सबसे बड़ी बात हमको बहुत अच्छा लगा जब राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, विश्व एक घर और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, और मैं तो इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ, सुसंस्कृत भारत और स्वच्छ भारत और बढ़ता भारत। मित्रों, आज का जो आपने जितने लोगों का मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, सबके विचार अच्छे लगे। डॉक्टर सलीम साहब ने अपनी बात रखी, जितने लोग जो अभी आई है, क्योंकि हमने गुलशन गुलफाम की चर्चा की, और गुलशन गुलफाम के जो डायरेक्टर थे मैं उनके मुंबई मिला हूँ। मैं जब जयप्रकाश जी पर फिल्म बनाने गया था, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुझाया, बहुत कुछ सुझाव दिया। और हमारे मित्र थे, उसमें एक एक्टर थे हीरो, उसमें हीरो शाहरुख खान साथ करीब काम किए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। और संजोष फिल्म अभी बनी नहीं, लोकनायक जयप्रकाश के ऊपर अभी प्रयासरत है, क्योंकि हमारे पास कुछ कोष की दिक्कत कठिनाई थी, लेकिन उस पर हम भी काम कर रहे हैं और वेब सीरीज बनाने का काम शुरू हो रहा है। तो मित्रों, मुझे बहुत खुशी हुई। और जो आपने आज के माध्यम से जो रखा श्रृंखलाबद्ध आजादी के अमृत गाथा 100 कोड़ी पूरे कर लिए, और जितने महापुरुष हैं, चाहे महामना मालवीय हो या लाजपत राय हो, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू से लेके विनोबा भावे से लेके हमारे देश में एक से एक महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को एक अपनी गति दी, अपना एक शक्ति दिया। और मैं ऐसा मानता हूँ आज भी समाज में लोक शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। यदि लोक शक्ति जुड़ जाए वह दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। और बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी पहचान पूरे संसार में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है। सारी दुनिया में हमें सम्मान मिलता है भारत इसलिए कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। और हमारी जो सभ्यता संस्कृति की अस्मिता को बचाए रखना आज सबसे बड़ा धर्म है मेरा। मैं बस यही बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और सर, वेबिनार में भी आपका आमंत्रण है, हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है और बोलने का सब लोगों को मौका है। प्लीज आरजेएस फैमिली से आप लोग जुड़िए। क्यों? आरजेएस फैमिली एक इतिहास बना रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन चल रही है और प्लेटफॉर्म पे आप बैठे रह गए, नींद आ गई, ट्रेन तो आगे निकल जाएगी। निश्चित रूप से आरजेएस एक इतिहास बनाएगा, ये गारंटी ले लीजिए। नहीं तो इतने महापुरुष बोलने के क्रम में अगर छूट दे दी जाए, पूरे दिन का वेबिनार भी छोटा पड़ जाएगा। और बड़े सारगर्भित बोलने वाले लोग हैं, किसी ऐसे लोगों को नहीं, पॉजिटिव लोगों को बुलाया गया है, पॉजिटिव मंच सजाया गया है और पॉजिटिव लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। अब एक गीत हो जाए, उसके बाद उसमें तड़का लगाएंगे अरविंद जी, और गीता जी को स्वरवेणी ग्रुप से बुलाएंगे, कलाकार
आ जाएं। स्वरवेणी कलाकार भास्कर झा हैं, आरजेएस फैमिली से लगभग 10 से ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्वरवेणी म्यूजिक गुरुकुल म्यूजिक बनाया है। तो गीता जी, मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा देशभक्ति या भजन सुनाएं जो आपकी पसंद हो। मैं यहाँ सभी अतिथिगणों से नमस्ते, आदरणीय नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपने सर जी भास्कर सर जी को आदरणीय नमस्कार। मैं आप लोगों को एक भजन सुनाने जा रही हूँ, जो कि भजन बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा ही है जो एक परमात्मा का अंश है, जो इसी के ऊपर एक मैं भजन सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को काफ़ी पसंद आए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। किस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमुनी पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका धार। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अच्छा, इसमें तो आवाज नहीं आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा सिंगिंग स्लाइड। गीता जी का बहुत ही, गीता जी ने अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया। कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, ये अपने आप में बड़े अनूठे लोग होते हैं और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का रहना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से स्वरवेणी म्यूजिक गुरुकुल गाजियाबाद, जिसके की हेड हैं भास्कर जी और प्रशांत जी, प्रज्ञा जी और गीता जी, ये शेड्यूल के हिसाब से बुलाए गए हैं और इन्होंने किया है। लेकिन 2 लोगों का हम सम्मान करते हैं और अगली बार वेबिनार और उसके माध्यम से हम आमंत्रित करेंगे। परिचय करा देते हैं सुरेंद्र पुष्करणा जी का। सुरेंद्र पुष्करणा जी, आप प्लीज आइए। राजीव खोसला जी के साथ आप आए हैं और हम लोगों की भी बहुत इच्छा है कि इस तरह के कलाकार जो हैं, तो आपको हम आमंत्रित करेंगे वेबिनार में और उसमें एक बार आप अपना परिचय केवल दे दीजिए कि देखिए आरजेएस से जुड़ने के लिए खोसला जी लाए हैं सुरेंद्र पुष्करणा जी को, प्लीज। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव खोसला जी का सबसे पहले बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज ये मंच पे आने का मौका दिया। और यहाँ पे मैं 3 बजे से आके बैठ गया था। सर, हाँ, 2 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैंने सबके विचार सुने और विशेष करके डॉक्टर सरीन साहब जो बैठे हैं यहाँ पे, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। और एक कुशवाहा जी थे यहाँ पे, पता नहीं बैठे हैं कि चले गए हैं, क्योंकि मेरे मन में जो शंकाएं थी वो जवाब वो जो मंच पे दे चुके हैं ऑलरेडी। तो 2 लाइनों के अंदर मैं अपना ये शब्द समाप्त भी कर रहा हूँ। एक गीत था हम दोनों फिल्म से, जिसको साहिब लुधियानवी जी ने लिखा था और लता जी ने गाया था। वो कुछ ऐसे था, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। इस धरती का रूप ना उजड़े, इस धरती का रूप ना उजड़े, प्यार की ठंडी धूप ना उजड़े, सबको मिले सुख का वरदान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेंद्र पुष्करणा जी और राजीव खोसला जी, इस तरह से लोगों को जोड़ते जाइए, आपका भी सम्मान है। और अब अरविंद कुमार सिंह जी को सादर आमंत्रित करते हैं। ज़्यादा कुछ आप जानते ही हैं अरविंद कुमार सिंह जी। कितना मिनट बोल रहा है सर, मैं बड़ा कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमसे क्या आदेश। बहुत धन्यवाद उदय जी, मुझे पता है कम से कम में बातें करनी है। और सलीम साहब और जो विद्वान लोग हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनके विचारों को सुन नहीं पाया। तो सबसे पहले मैं भाई अरुण खरे जी और उपेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगा, संक्षेप में ही रखूँगा। जब मैं इस परिसर में आ रहा था तो मैं एक बात सोच रहा था कि जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं डॉक्टर्स, जब आज़ादी की लड़ाई की बात आती है या और जब बात आती है तो हम लोग उनको भूल जाते हैं चर्चा करने में। मैं
तीन नामों का जिक्र करना चाहूँगा जिनका स्वाधीनता संग्राम में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि पहले मैं अरुण जी पर बोलना चाहता था, बहुत संक्षिप्त समय है और टिल्लन भाई बैठे हैं, उन्होंने बोल ही दिया होगा। उनके जैसा पत्रकार कम से कम आज मिलना मुश्किल है और उनका आज रहना जरूरी था। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है और उनके जैसा बनने की कोशिश मैं ही कर सकूँ, टिल्लन भाई कर सके तो ये बड़ी बात होगी। तो तीन डॉक्टर्स का जिक्र मैं करना ये चाहूँगा कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय, जो कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उतना ही बड़ा उनका योगदान था जितना बड़ा योगदान जो है सरदार पटेल साहब का रहा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा होगा, या उनके जैसे बहुत सारे सैकड़ों लोगों का। दूसरा एक नाम जिन पे बहुत कम चर्चा होती, डॉक्टर एम ए अंसारी। जब भी उनकी चर्चा होती तो पूर्वांचल के कुछ माफिया गिरोहों से उनको जोड़ के ऐसा बताया जाता है जबकि वो आदमी ऐसे दौर में एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से थे। उन्होंने जाकर के लंदन में पढ़ाई की और अगर वो चाहते आज़ादी के आंदोलन से न जुड़ते तो तभी बहुत पता नहीं कितने बड़े अरबपति हो गए होते। और तीसरा डॉक्टर कोटनीस पर कभी आप देखिएगा एक फिल्म भी बनी हुई है। ये सब ऐसे थे जिन्होंने एक तरह से कहें तो मैं इनका जिक्र करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि यही लोग नहीं थे बल्कि अलग अलग धाराओं के अलग अलग लोग जो गायब हैं। पॉलिटिकल कुछ लोगों के नाम आते हैं जरूर चर्चा में, लेकिन बड़े से बड़े लेखक उस दौर के, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े संगीतज्ञ, बड़े से बड़े कलाकार उस आज़ादी की लड़ाई में लड़े। तब उन्होंने उसका सूरज अस्त किया जिसके राज का सूरज कभी भी डूबता नहीं था। और उनके पास क्या था? गांधी जी ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया उनके पास नैतिक शक्ति थी। और वो नैतिक शक्ति क्या थी कि मनुष्य की शक्ति। हमारे पास हथियार नहीं है और वही है आज भी शक्ति। अगर आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, इतना एटम बम बनाने के बाद भी अगर ये दुनिया बची हुई है तो केवल इसलिए कि विश्व जनमत से कोई टकराना नहीं चाहता। और इतने बड़े जो देश है इनमें धीरे धीरे करके जो लोकतंत्र आ रहा, तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है खुले विचारों की आज़ादी, सबको रोटी रोजी रोटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। जब आज़ादी मिली 47 में तो तब से और अब के बीच में बहुत सारे फर्क आए हैं, हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। मैं ज़्यादा चर्चा करके उस पर आप लोगों का समय नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन गौर करिए कि 1936 में और 1947 में हमारे पास 35 से 36 करोड़ लोगों की आबादी थी। उनको भी खाना दे नहीं पाते थे लोग। तमाम दुनिया के 16-17 देशों से, अमेरिका की चर्चा होती है, अमेरिका नहीं 16-17 देशों से हमारे यहाँ अनाज आता था जो। और उसके बाद जो है तब जा करके आप समझ लीजिए, और आर्मी को लगाना पड़ता था अनाज बांटने के लिए। आज अभी तो इस देश को किसने बनाया? मैं देखता हूँ एक पत्रकार के नजरिए से, तो इस देश को सबसे संपन्न अगर किसी ने बनाने का काम किया तो किसान था, जिसने तब से और अब तक 100 करोड़ ज्यादा लोग हो गए, 136 करोड़ हो गए होंगे अब, यानी 100 करोड़ ज्यादा होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री को यह ताकत देता है वो किसान ये कहने के लिए कि पूरी दुनिया को हम खिला सकते हैं, हमारे पास इतना अनाज है। ये सबसे बड़ी भारत की आज़ादी की समर्थन करता है उस आदमी की जो एक साल आके यहाँ बैठता है और ये कहता है कि साहब ये 3 कानून जो आप लाए हो उसको वापस कर दो। दूसरा जो संचार क्रांति है, मुझे अच्छे तरीके से याद है क्योंकि मैं 86-87 से मैं यहीं आया हूँ जर्नलिज्म में, तब से संसद ही देख रहा हूँ। तो जिस बड़े लीडर के पास जाओ मजाक 2 चीज़ों का उड़ाता था, कंप्यूटर का और फोन का, संचार क्रांति का। आज जो है क्या हुआ है कि अगर ये नहीं होती तो आज मेडिकल साइंस से लेके हम लोग जो जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, ये लोग भी बैठे हैं यहाँ, कुछ नहीं होता। मैं तो जनसत्ता का करेस्पॉन्डेंट था, टिल्लन भाई जानते हैं, मेरे पास 16 जिले थे और हर जगह बड़ी से बड़ी खबर के लिए हमें शाम को जाना पड़ता था सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, और फिर रोमन में पूरा का पूरा लिखूंगा तब आकर के, और किसी का नाम गलत छप जा रहा है अगले दिन अखबार में, कुछ और हो जाता था। इतनी मुश्किल थी जो आज के जो लोग हैं, जो आज हमारे साथी लोग जो मोबाइल पर, तो क्यों हुआ? आज 2014 में पूरी दुनिया बदली इस आधार पर कि दुनिया की जितनी आबादी थी उससे ज़्यादा टेलीफोन हो गई। भारत में 1947 में केवल और केवल 80,000 टेलीफोन थे, जिसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों मिला के।
तो मेरा इस विषय पर काम है, इसलिए ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। केवल एक किस्सा सुनाऊंगा। मेरी किताब आई थी पोस्टल कम्युनिकेशन पर, तो अडवाणी जी ने कई पुस्तक मेले में किताब खरीदी और एक दिन मुझे बुलाया। तो उन्होंने मुझे 2 बड़े दिलचस्प किस्से सुनाए जो मैं शेयर करूँगा आपसे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ कितने फ़ोन थे। मैंने कहा सर 80,000 थे। बोले मैं जब दिल्ली आया तो मेरे पास किसी का फ़ोन नंबर नहीं था, पहली चीज़। दूसरा उन्होंने एक घटना बताई कि बेंगलुरु में कोई एक डॉक्टर साहब थे जो कि चुनाव लड़ गए थे ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ ही लड़ गए थे वो चुनाव। और अडवाणी जी को कहा था कि आप बिठा दो इनको। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बात करता हूँ उनसे, उनको लड़ना तो नहीं चाहिए। तो उनको बुलाया अडवाणी जी ने। बोले भाई आप क्यों लड़ गए? तो उन्होंने कहा था मैं 10 साल से टेलीफोन लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन जो है लग नहीं पा रहा है। और अक्की जो डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम मैनेजर है उसने कहा है कि अगर आप चुनाव लड़ जाते हैं तो जो टेम्परेरी फ़ोन मिलेगा उसको हम परमानेंट दे देंगे। आज की जनरेशन को इस बात का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, जो जाके फटाफट आईडी लिया और ले लिया, उसको इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि चुनाव लड़ने जैसा मुश्किल भरा काम उसको करना पड़ता था एक टेलीफोन लगवाने के लिए। लेकिन टेलीफोन लग गया तो क्या हुआ? मैं बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, कही जा सकती हैं, अलग अलग फील्ड के बारे में, राजनीति के बारे में, सबके बारे में। लेकिन मैं समाप्त करते हुए कि हम आज जो है 120 करोड़ टेलीफोन हो गए हमारे पास, 80 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने आपस में मिलना जुलना छोड़ दिया है। हम सकारात्मक विचारों से एकदम अलग हट करके, जितना भी व्हाट्सएप पर जो चलता है अगर आप उठा के देखोगे तो किसी की निंदा हो रही होगी, किसी की जो है बुराई हो रही होगी, किसी की टांग खिंचाई हो रही होगी, कुछ ना कुछ बुरी ही चीज़ हो रही होगी। मैक्सिमम अगर आप भारत में ही हो रही है। दिलचस्प बात है ज़्यादातर चीज़ें यहीं हो रही हैं, बाहर नहीं है। बाहर तो टेलीफोन का जैसे 3 मिनट पर एक बीप आती थी, भैया बस करो, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा अगर ज़्यादा लंबी बात करोगे। तो यहाँ जो अनलिमिटेड का एक नया रिवाज आया है, उसके साथ साथ ये भी आया है, वो 2 लाइन है इनकी, वाजपेयी जी की, एक बड़े नामी गिरामी कवि है कि इंटरनेट से वो करे दुनिया भर से बात, रहता कौन पड़ोस में नहीं उसे है क्या। तो आज़ादी में हमने भौतिक समृद्धि बहुत हासिल कर ली है, बड़ी ऊंची, क्योंकि आज़ादी के बाद जिन लोगों ने लीड किया वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके दिमाग में था कि भारत को खड़ा करना। उन्होंने बुनियाद बड़ी मजबूत रखी, इतनी मजबूत रखी कि अगर आप 100 मंजिल की इमारत भी बनाते जाएंगे तो वो हिलेगी नहीं। लेकिन हमने अपनी नैतिक शक्तियों को खत्म किया, जो उस दौर की नैतिक शक्तियाँ थी। इसीलिए जो पुल 140 साल तक चलता है वो केवल मरम्मत के लिए पैसा देने पर गिर जाता है, उसके पहले नहीं गिरता है। और तो और जो है अभी जौनपुर में आप चले जाइए तो अकबर के दौरान का एक पुल खड़ा है मेरे गांव के पास, जो है एक अभी पुल टूट भी नहीं पाए। औरंगजेब के ज़माने का पुल बना है जो कि खड़ा है, अभी नेशनल हाईवे बन गया तो इसलिए जो है उसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है उसको, लेकिन वो टूट नहीं पाया, छोड़ दिया गया है। तो ये जो है लगभग हर क्षेत्र में हमारे जो नैतिक शक्तियों का पतन हुआ उसने हमें कमजोर किया। मुझे लगता है कि ये जो भौतिक समृद्धि आई उसके साथ साथ नैतिक आधार पर हमें मजबूत बनाने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितना कि भौतिक आधार पर। बस इतनी बात करके मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करूंगा। बहुत धन्यवाद आपको और उदय भाई को और पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन और आज़ादी के अमृत गाथा के सह आयोजक डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब, प्लीज। वैसे तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत फिलोसफर हैं और गांधीयन थॉट्स पे आप सुन सकते हैं, लेकिन समय की सीमा देखो। जी, समय की सीमा है और मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग बहुत ही सकारात्मक विचारों के साथ यहाँ पर इतनी समय से रुके हुए हैं। अगर ये सकारात्मक भावना न होती तो 6 बजे तक सब चले जाते हैं। तो साथीगण और आदरणीय सभी मंचासीन हमारे वक्ता भाइयों और बहनों, एक्चुअली वसुधैव कुटुंबकम और गंगा जमुना तहजीब की बात हो रही है और इस दृष्टिकोण में एक व्यापकता उत्पन्न हुई है और ये व्यापकता सिर्फ भारत तक सीमित हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम विश्व में जी रहे हैं। तो जब तक हमारा दृष्टिकोण विश्वव्यापी नहीं होगा तब तक कोई भी एक देश
अपने आप में समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर नहीं जा सकता। ये एक वास्तविकता है जो बच्चे से लेके बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति को समझना जरूरी है। और हम जानते हैं कि सभ्यता का जो आधार, वो जैसे अभी हमारे अरविंद सिंह ने बताया, वो है नैतिक या मॉरल या एथिकल वैल्यूज या आध्यात्मिक सिद्धांत। और टॉइनबी, जिन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया पिछले 10,000 वर्षों में, उन्होंने कहा कि जो भी सभ्यता जो मिट गई है, क्योंकि सभ्यता का आरंभ होता है, चरम सीमा तक जाता है और फिर वो गिर जाता है। और जो भी सभ्यताएं थी उसमें से सिर्फ 2 या 3 के इतिहास में नाम निशान है, उसमें भारत भी है। तो जब भी कोई सभ्यता के आधारभूत आध्यात्मिक नैतिक शिक्षाएं का पतन होता है या वो लुप्त हो जाते हैं, तो उसका मतलब वो सभ्यता खत्म हो रहा है। तो आज हम ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं कि एक और जो सभ्यता आध्यात्मिक दृष्टि से खोखली हो चुकी है, वो खत्म हो रहा है हमारे आंखों के सामने। लेकिन क्या हमारे में वो क्षमता है कि एक नई सभ्यता के बीच भी हम बोएं? तो यहाँ पर RGS पॉजिटिव जो परिवार है, उनकी पहल, उनकी चेष्टा, उनका दिन रात संघर्ष यही है कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं। और इसमें जो हमें जो दिवसों को याद किया गया, क्योंकि मैं हर साल 12 नवंबर को ऑल इंडिया रेडियो में गांधी जी की भी आवाज़ सुनता हूँ, क्योंकि वो एक ही बार उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से भारत के लोगों को संबोधित किया था। साथ साथ 14 नवंबर को बाल दिवस है, 16 नवंबर की बात हुई कि नेशनल प्रेस डे है, लेकिन 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस भी है। यहाँ आने के पहले मैं 2 आर्टिकल अपने मैं लिखता हूँ, भेज दिया, और अभी जाने के बाद 2 और आर्टिकल लिखूंगा, क्योंकि मैं 4 न्यूज़पेपर के लिए रेगुलरली अपनी तरफ से लिखता हूँ, और जब भी उनकी मर्जी होती है तो छाप देते हैं। तो इस तरीके से लगभग 250 आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर यही वसुधैव कुटुंबकम और गंगा जमुना तहजीब को याद रखते हुए हम भारतीय में वो क्षमता है कि इन एन इंडियन यू विल फाइंड अ पॉलिटिशियन, अ फिजिशियन एंड अ फिलोसोफर। Every Indian is a physician, philosopher and a politician. बचपन में जब हम लोग ट्रेन में सफर करते थे, we used to go in ordinary non-AC class, and the journey would pass so well. हमारे जो और पैसेंजर्स होते थे उनके साथ जो वार्तालाप करते थे, because he has got the remedy. आपकी जितनी भी दुश्वारियां हैं तंदुरुस्त रहने के लिए, उनके पास सारा इलाज है। अगर देश की सारी समस्याओं को समाधान के उपाय चाहिए, वो भी वो बता देता। और अगर आपको जीवन जीने की कला जानना चाहे, तो वो भी वो बता देता। तो बड़े आसानी से, चाहे 24 घंटा हो, 36 घंटा हो, हमारे बीत जाते थे। तो आइए ये सफर में RGS पॉजिटिव परिवार के साथ हम जुड़े रहें, और उदय मन्ना जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों और जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, हम इसमें टिके रहें, और इसी संकल्प के साथ, बड़े संकल्प के साथ, हम अपने देश को एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएं। और इसके साथ विश्व को भी हमें ले जाना है, क्योंकि अगर हम भारत ये नमूना बन सकता है, तो बाकी देश भी हमारी ओर आकर्षित होंगे। तो इसी बातों के साथ आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उदय मन्ना जी, because this is बहुत ही positive. I sincerely believe. बहुत ही भावनात्मक विचार है, और माता जी को भी नमन है कि ऐसे सुपुत्र हैं जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस भी है, सहनशीलता दिवस भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, और जी हाँ, और वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे सुपुत्र के लिए ये ऋणी रहेगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी मौका मिलेगा तो और खुल के बताएंगे। जी हाँ, वेबिनार में हम लोग आध्यात्मिक रखने वाले हैं। बहाई लोटस टेम्पल का अगर आपने दर्शन नहीं किया हो तो आप सब, हम लोग RGS फैमिली आएगी लोटस टेम्पल में, वहाँ बैठक करेंगे हम लोग पूरे भारत में। अब हम लोग जैसे जैसे बोर्ड लगता जाएगा, वहाँ उद्घाटन होता जाएगा, वैसे करते जाएंगे। वोट ऑफ थैंक्स के लिए ज़्यादा इंतजार न कीजिए, लेकिन पॉजिटिविटी को लेके जाइए। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। ये पॉजिटिविटी हम लोग आपको देना चाहते हैं। जी जी।
नाराज होना एक सेल्फ इज नेगेटिविटी। हाँ, नेगेटिविटी, बिल्कुल बिल्कुल। ये नाराज जैसे वो होता है, एक पिता बच्चे को डांटता है, वो वाली नाराजगी है। पिता जो है क्योंकि ये आरजेएस फैमिली जो है ना, वो एक विचार है, एक आरजेएस फैमिली जो है सकारात्मकता का पर्याय है, क्योंकि पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिविटी का 7.5 साल से ये कर रहा है। तो इसका ये मानना है कि हम लोग कैसे, जैसे एक पिता है अपने पुत्र को डांटता है, फटकारता है उसके भविष्य के लिए, तो पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग विदाउट एनी रिसोर्सेज, बिना किसी संसाधन के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, पूरा भारत 25 राज्यों के लोगों तक हम लोग मैसेज को पहुंचा रहे हैं। अब देखिए ये चलता जाएगा, चरैवेती है, अगली पीढ़ी तक हम लोग इसको पहुंचाएंगे। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आयोजन समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को आमंत्रित करेंगे। बहुत ही समाज सेवी हैं, आरजेएस फैमिली के आरजेएस अवार्डी भी हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में अभी इनको सम्मानित भी किया गया था। और क्या धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और नाश्ता रखा हुआ है। प्रत्येक आदमी नाश्ता करके जाए या घर ले जाए, लेकिन नाश्ता लेकर जाए। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप लोगों ने समय दिया इस आरजेएस वेबिनार में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अब समय ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मेरे को बोलना था ज़्यादा, लेकिन मैं थोड़ा बोलूँगा। बोलना ये है कि आप लोग आए और देखिए राम जानकी संस्थान आरजेएस, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। हाँ आगे, विश्व एक घर, ये हमारा वाक्य है, नारा है। तो फिर से आप थोड़ा बोलिए मैडम, आप बोलिए। विश्व एक घर। पूरा बोलिए ना। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। अब ये बताइए, विश्व एक घर। राष्ट्र प्रथम आया बिट्टा जी की तरफ से, एमएस बिट्टा जी। राष्ट्र प्रथम जो है, क्योंकि वंदे मातरम वो जुड़ गया उससे, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, ये बिट्टा जी की प्रेरणा से ये हुआ है। और भारत एक परिवार जो है, ये जब सकारात्मक सोच का डेवलपमेंट है, तो भारत एक परिवार की तरह से सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया कि भारत एक परिवार है। और विश्व एक घर है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी एक साधक हैं जो पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने विश्व एक परिवार शब्द दिया। तो सबका, स्वयं का स्वामी के आपके पुरोधा बैठे हुए हैं, जिनका जो क्रेडिट है उनको मिलेगा। स्वयं का स्वामी अभियान चलाए हम लोग और महिलाओं का ग्रुप बनाकर आधी आबादी को जोड़ दिए। तो दीदेवार जी बैठे हुए, आदर्श वाक्य मानकर सबको जोड़कर सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। सकारात्मकता में शक्ति है, सफलता है। इस महान मंत्र के साथ हम सभी सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। एक फोटो सेशन के लिए हमारा निवेदन है कि ये ऐतिहासिक फोटो होगा। अगर ग्रुप ज्यादा बड़ा है तो दो ग्रुप में आ जाए। और कैसे आप अरेंज कर रहे हैं, हटा दें। ये समय फोटो